हाय फ्रेंड्स, मैं अभिषेक आपका फिर से अपने इस यूट्यूब चैनल द मेगा क्लासेज में स्वागत करता हूं। आज हम भारत के संविधान सभा के बारे में जानेंगे। सबसे पहले यह जानेंगे कि आखिर ये संविधान सभा होती क्या है, इसका काम क्या होता है। उसके उपरांत यह समझने का प्रयास करेंगे कि भारत में जो संविधान सभा का विचार है कहाँ से उत्पन्न हुआ, किन्होंने क्या क्या कहा, जो परीक्षाओं में पूछा जाता है, और एक सामान्य जानकारी होनी चाहिए। फिर यह भी समझेंगे कि भारत की जो संविधान सभा गठित हुई, कैसे हुई, किस प्रकार से हुई, और फिर जब बंटवारा हुआ तो उसमें क्या बदलाव हुआ। इन सब के साथ मैं आपको इसमें यह भी बताऊंगा कि यह संविधान सभा ने क्या क्या काम किए, इस संविधान सभा को क्या क्या अधिकार थे, और अंत में मैं आपको ये भी बताऊंगा कि इस संविधान सभा जो पूरा वीडियो है या पूरा जो चैप्टर होता है, इसमें परीक्षाओं में प्रश्न कैसे पूछे जाते हैं। याद रखिए, भारतीय संविधान सभा से हर एक परीक्षाओं में, चाहे वो ग्रुप सी के हो या ग्रुप बी के हो, एक या दो प्रश्न प्रायः पूछे जाते हैं। इसके अलावा संविधान सभा, भारत की जो संविधान सभा थी, वो उसमें इतिहास और राजनीति दोनों मिले हुए होते हैं। ये जानकारी आपको होनी ही चाहिए। इन्हीं सब परिप्रेक्ष्यों में हमने आज का ये पूरा वीडियो रखा है। तो आइए शुरू करते हैं सबसे पहले संविधान सभा के बारे में। तो देखिए, एक सामान्य परिभाषा है भारत की संविधान सभा। कहाँ की संविधान सभा? भारत की संविधान सभा है। यानी कि हम जो पढ़ेंगे, जिस संविधान सभा के बारे में पढ़ेंगे, वो भारत की संविधान सभा के बारे में। तो सबसे पहले समझ लेते हैं कि संविधान सभा होती क्या है, कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली आखिर होती क्या है। तो संविधान सभा, देखिए परिभाषा क्या लिखा है, संविधान सभा वह प्रतिनिधि सभा होती है। जब भी राजनीति शास्त्र को पढ़ते हैं तो शब्द पर जरूर ध्यान दिया जाना चाहिए। शब्द क्या लिखा हुआ है, तो क्या लिखा हुआ है, वह प्रतिनिधि सभा होती है जिसे किसी राज्य के संविधान का निर्माण करने के प्रायोजन के लिए गठित किया जाए। यानी कि संविधान सभा एक ऐसी सभा होती है जो किसी राज्य के लिए संविधान बनाती है, और वह एक प्रतिनिधि सभा होती है। यानी कि लोगों के द्वारा चुन करके, निर्देशित करके, या जैसे भी लाई जाए, लेकिन वो एक प्रतिनिधि सभा होती है। इसको ध्यान रखें। तो ये था एक सामान्य परिभाषा संविधान सभा की। अब भारत में जो संविधान सभा का विचार आया, उसके बारे में कुछ विभिन्न तथ्यों को देख लेते हैं, और मैं आपको इंगित कर दूंगा कि इसमें प्रश्न कहां से पूछे जाते हैं, कैसे पूछे जाते हैं। तो सबसे पहले देखिए कि सर्वप्रथम तिलक ने यानी कि बाल गंगाधर तिलक ने 1895 में स्वराज विधेयक, कांग्रेस के अथी में स्वराज विधेयक लाया, में एक संविधान सभा के दर्शन को रखा या विचार को रखा। परीक्षाओं में एक बार पूछा था कि कोई एक्स आदमी है, इन्होंने स्वराज विधेयक में 1895 में एक दर्शन रखा, एक भाव रखा, एक विचार रखा कि भारत में भी एक संविधान सभा होनी चाहिए। हालांकि यह एक एकदम शुरुआती बात थी, लेकिन कौन व्यक्ति थे आपको ध्यान रखना है, वो तिलक थे, बाल गंगाधर तिलक। पीसीएस के परीक्षाओं में ये ज़्यादा पूछा है। एक या दो बार मैंने परीक्षाओं में देखा है कि वहाँ पे XYZ करके इसको पूछा है। इसको ध्यान रखेंगे। सबसे बड़ा चीज़ क्या है, 1895, और दूसरा क्या है, स्वराज विधेयक, और तीसरा क्या है, तिलक। ये तीन चीज को याद रखिए। यानी कि भारत में संविधान सभा का प्रथम दर्शन तिलक के स्वराज विधेयक से आता है 1895 में। इसके बाद 1922 में, कब, 1922 में गांधी जी ने कहा कि भारत के संविधान भारतीयों की इच्छा के अनुसार बनेगा। यानी कि भारत का जो संविधान होगा वो भारतीयों की इच्छा के अनुसार बनेगा। यदि भारतीयों की जैसी इच्छा होगी, जिस प्रकार की इच्छा होगी, वैसे ही संविधान बनेंगे। ये कब कहा, 1922 में। किन्होंने कहा, गांधी जी ने। कहिए कि देखिए ये सब को काहे बता रहे, देखिए परीक्षाओं में यही लिख के प्रश्न पूछ लेगा कि इन्होंने कब कहा था, या इनमें से कौन सी बात असत्य है। इसको ध्यान रखेंगे।
1924 में मोतीलाल नेहरू ने एक संविधान सभा की मांग अंग्रेजों के समक्ष रखा। मोतीलाल नेहरू जो कि पंडित जवाहरलाल नेहरू के पिता थे, एक जाने माने वकील थे। कालांतर में नेहरू रिपोर्ट के माध्यम से उन्होंने जिस प्रकार से अंग्रेजों को अचंभित किया था, नेहरू रिपोर्ट पर हमने वीडियो बना रखी है, आप उसको देख सकते हैं। भारतीयों के द्वारा किया गया प्रथम सबसे सुंदर प्रयास था नेहरू रिपोर्ट। और जिस प्रकार से नेहरू रिपोर्ट में समस्त भारतीयों को मूल अधिकार दिए गए, समस्त भारतीयों को राजनीतिक अधिकार दिए गए थे, वह तत्कालीन समय में एक क्रांतिकारी कदम था। आपको पता होनी चाहिए कि भारतीय प्रस्तावना में, बात में, भारतीय संविधान में मूल अधिकार जो हैं हूबहू या लगभग नेहरू रिपोर्ट से ही आए हैं, या नेहरू रिपोर्ट को ही क्या कह सकते हैं, विस्तार करके रखा गया। तो ये थे मोतीलाल नेहरू। तो 1924 में मोतीलाल नेहरू ने अंग्रेजों के समक्ष एक मांग रखा कि देखिए हमारे यहाँ शासन करने के लिए एक संविधान सभा बनाइए, और वो संविधान सभाएं भारत के बारे में संविधान बनाएगी। हालांकि ये सब एकदम शुरुआती चीज़ थे, अंग्रेज आज़ादी देने के लिए तो तैयार बैठे नहीं थे। उन्हें क्या मतलब था, वो तो बस भारतीयों को एन केन पराक्रम इधर उधर उलझा करके रखना चाहते थे, और अपने जो साम्राज्यिक गतिविधियाँ थी, अपने जो आर्थिक शोषण का जो तंत्र था, बस उस पर वो ज़्यादा ध्यान देते थे। लेकिन ये इसको सबसे ज़्यादा फैक्ट है, सबसे ज़्यादा पूछता है, याद रखिएगा, ये फैक्ट है जो आपको जानकारी होनी चाहिए। लेकिन आधिकारिक रूप से भारत में संविधान सभा के गठन का विचार सर्वप्रथम एम.एन. राय जो थे, वो बहुत बड़े वामपंथी नेता थे भारत के। आप उनके बारे में पढ़े होंगे कि किस प्रकार से उन्होंने भारत में वामपंथ राजनीति की शुरुआत की, और बहुत ही काबिल और विद्वान नेता थे। उन्होंने ही सबसे पहले आधिकारिक रूप से एक संविधान सभा का विचार 1934 में दिया। सबसे पहले आधिकारिक रूप से, मतलब एक संविधान सभा कैसी होगी, किस प्रकार से होगी, कैसे काम करेगी, इसका विचार आधिकारिक रूप से श्री एम.एन. राय ने ही दिया 1934 में। उन्होंने कहा कि भारत का संविधान एक संविधान सभा के द्वारा बननी चाहिए, और वो संविधान सभा इसी स्वरूप में होनी चाहिए। ये था कुछ तथ्य और इतिहास जो संविधान सभा से संबंधित है। अब देखते हैं उन और अलावे बातों को जो आपको जानकारी होनी चाहिए। एक नज़र उसके पहले आप इसको जरूर देख लें। अब देखिए आगे के प्रमुख बातों। अभी तक हमने देखा कि वैचारिक रूप से विभिन्न प्रकार के लोग अपनी अपनी तरफ से संवैधानिक स्थितियों के लिए संविधान सभा की मांग कर रहे थे। अब देखेंगे कि भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस और उसके बड़े नेता किस प्रकार से इस लड़ाई में आगे आते हैं। तो सबसे पहले देखिए, याद रखिएगा, यह याद रखने की चीज है कि 1935 में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस ने प्रथम बार आधिकारिक रूप से संविधान सभा के गठन की मांग की। यानी कि जब आपसे पूछे कि आधिकारिक रूप से भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस ने संविधान सभा के गठन की मांग कब की, तो 1935 में। याद रखिए 1935 से पहले उनकी कोई ऐसी मांग नहीं थी। लाहौर अधिवेशन में तो उन्होंने स्वराज का लक्ष्य ही निर्धारित किया था। फिर जब लक्ष्य निर्धारित हुई तो चीज़ें आगे बढ़ती आ गई, और इन्होंने सबसे पहले 1935 में संविधान सभा के गठन की मांग की। कालांतर में 1938 में, कब 1938 में पंडित जवाहरलाल नेहरू ने घोषणा किया कि स्वतंत्र भारत के संविधान का निर्माण वयस्क मताधिकार के आधार पर चुनी हुई संविधान सभा के द्वारा होगा। यानी कि जब भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस ने यह घोषणा किया कि एक संविधान सभा होनी चाहिए, तो आगे बढ़कर के पंडित नेहरू ने कहा कि देखिए एक संविधान सभा तो रहेगी ही, लेकिन वो संविधान सभा जो होगी वो वयस्क मताधिकार के आधार पर चुनी हुई संविधान सभा के द्वारा आएगी या बनेगी। लेकिन ध्यान रखिएगा कि भारतीय संविधान सभा का जो चुनाव हुआ था वह वयस्क मताधिकार के आधार पर नहीं हुआ था। परीक्षाओं में पूछे तो इसको ध्यान रखिएगा। भारतीय संविधान सभा का निर्माण वयस्क मताधिकार के द्वारा नहीं हुई थी या नहीं चुनी गई थी, इसको ध्यान रखेंगे। परीक्षाओं में पूछे तो घबराइएगा नहीं। अब आइए अंग्रेजों के पास। पंडित नेहरू के मांग को सर्वप्रथम ब्रिटिश सरकार ने अगस्त प्रस्ताव में माना। कब माना? अगस्त प्रस्ताव में।
शिमला में बैठक उठक हुआ है, लोग खूब दंड बैठक किए और वहाँ बोले कि देखो ऐसा है कि हाँ हम तुम्हारी बात को सैद्धांतिक रूप से मानते हैं, लेकिन चूंकि मामला बड़ा था तो इसके लिए फिर बाद में ब्रिटिश सरकार ने एक कमीशन बना दिया और वो कमीशन आया, फिर यहाँ देखा कि क्या स्थितियाँ हैं और उन्होंने अपनी संस्तुति दी। हालांकि उनकी संस्तुतियों को किसी ने माना नहीं। कौन था, इसको एक नज़र देख लेते हैं। सबसे पहले कब माना? अगस्त प्रस्ताव में, यानी कि जब आपसे परीक्षाओं में पूछे कि अंग्रेजों ने सैद्धांतिक रूप से बात कब माने कि भारतीयों के लिए एक संविधान सभा होनी चाहिए, तो वो अगस्त प्रस्ताव था। अगस्त प्रस्ताव 8 अगस्त 1940 को लॉर्ड लिलिथगो के द्वारा लाया गया। याद रखिएगा, ये परीक्षाओं में पूछता है, वीवीआईपी है। अब बोलिएगा कि आप तो हमेशा में वीवीआईपी बोलते हैं। नहीं, देखिए जो चीज़ें जरूरी है बार बार पूछता है, उसको ध्यान रखना है, इंगित करके रखना है। चूंकि अगस्त प्रस्ताव है तो 8 अगस्त याद रहना चाहिए, भारत का वायसराय ध्यान होनी चाहिए और ये ध्यान होना चाहिए कि अंग्रेजों ने सैद्धांतिक रूप से इसको माना और इसी को अमला जामा पहनाने के लिए उन्होंने क्रिप्स मिशन को भेजा 1942 में। और क्रिप्स मिशन ने यह घोषणा किया कि युद्ध के उपरांत एक संविधान सभा की बनेगी या बात की जिसमें मुख्य रूप से भारतीय होंगे। यहाँ पर भी शब्द को मैंने घेर दिया, क्या लिखा हुआ है? मुख्य रूप से भारतीय होंगे। और यहीं पे भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस को क्रिप्स मिशन से आपत्ति थी। उसने दो बात की, पहला कि युद्ध के बाद और दूसरा मुख्य रूप से भारतीय होंगे। कांग्रेस ने बोला कि कोई युद्ध के बाद नहीं, जो करना है अभी कीजिए। ये मुख्य रूप से भारतीय क्या होंगे? मुख्य रूप से भारतीय होंगे, इसका मतलब कुछ और लोग शामिल होंगे। शासन हमको करना है, शासन में हम शामिल होंगे, जनता हमारी है, लोग हमारे हैं, तो फिर ये बनाने वाले लोग बाहर से कहाँ से आएंगे? और भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस ने इसे ठुकरा दिया। पोस्ट डेटेड चेक क्रिप्स मिशन को ही कहा जाता है। तो क्रिप्स मिशन में क्या रखा गया? युद्ध के उपरांत। किसके उपरांत? युद्ध के उपरांत। और मुख्य रूप से भारतीय, ये दोनों शब्द पे भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस को आपत्ति थी। उधर जो जिन्ना तलवार उठाए हुए थे उन्होंने इस क्रिप्स मिशन का बहिष्कार इसलिए किया कि इसमें मुसलमानों के लिए कोई बात नहीं की गई थी और ये नहीं कहा गया था कि हिंदुओं के लिए अलग और मुसलमानों के लिए अलग एक संविधान सभा होगी। चूँकि उनको पाकिस्तान की उसमें खुशबू नज़र नहीं आ रही थी तो उन्होंने भी उसको ठुकरा दिया और इस तरह से क्रिप्स मिशन फेल कर गया। खैर आगे देखते हैं। अंत में, यानी कि जो संविधान सभा वाला कहानी है, उसके अंत में कैबिनेट मिशन की संस्तुतियों पर नवंबर 1946 में संविधान सभा के गठन की योजना बनी। ऐसे तो कैबिनेट मिशन में बहुत सारी चीज़ें थी, उससे मतलब नहीं है। चूँकि हम अभी भारत के संविधान सभा के बारे में पढ़ रहे हैं तो परीक्षाओं में पूछे कि निम्न में से किसके आधार पे भारत के संविधान सभा का गठन हुआ, तो कैबिनेट मिशन। किसके आधार पे? कैबिनेट मिशन के संस्तुतियों पर भारत में संविधान सभा बनी। एक चीज ध्यान रखिएगा, मैंने बीच में बोला कि मोहम्मद अली जिन्ना जो थे, जो पाकिस्तान की मांग कर रहे थे, उन्हें अंग्रेज किसी भी मिशन में खुशबू तो नहीं दे रहे थे पाकिस्तान का, लेकिन कुछ रास्ता जरूर दिखला रहे थे। हालांकि वो इतिहास का विषय है, वो इतिहास की चीज़ है, विषय से हम विषयांतर होंगे। बस इतना आपको ध्यान रखना है कि इन सारे मिशन में 40 के बाद अंग्रेज हमेशा से खड़ा वो दिखते थे कांग्रेस के साथ, लेकिन एक उंगली जरूर मुस्लिम लीग या जिन्ना की ओर बढ़ाए रखते थे। यहाँ पे मुस्लिम लीग नहीं, जिन्ना की ओर सब ज़्यादा अच्छा होगा, क्योंकि मुस्लिम लीग में बहुत सारे ऐसे व्यक्ति जो थे वो समझते थे कि इस तरह की चीज़ें नहीं होनी चाहिए, लेकिन खैर वो बात की चीज़ें हैं। तो कैबिनेट मिशन की संस्तुतियों के आधार पे भारत में संविधान सभा बना। किसके संस्तुतियों के आधार पे? कैबिनेट मिशन। एक नज़र हम लोग देख लेते हैं कैबिनेट मिशन। कैबिनेट मिशन जो था वो फरवरी 1946 में इटली सरकार के द्वारा गठित की गई। किसके द्वारा? लॉर्ड क्लेमेंट एटली थे, भारत नहीं, ब्रिटिश के या ब्रिटेन के प्रधानमंत्री थे और उन्होंने इसको घोषणा किया। और यही मिशन जब आया उसमें कौन कौन थे? पैथिक लॉरेंस, सर स्टेफोर्ड क्रिप्स, यानी कि जो क्रिप्स जो थे, क्रिप्स मिशन के मालिक यही थे, और एबी अलेक्जेंडर। ये तीनों आपसे पूछेगा कि कैबिनेट मिशन में निम्न में से कौन शामिल नहीं थे। लॉर्ड बेवेल भी शामिल थे लेकिन उसमें भाग नहीं ले रहे थे, ध्यान रखिएगा। वायसराय थे तो थोड़ा सा तो ध्यान रखना ही पड़ेगा। तो कौन थे? पैथिक लॉरेंस, स्टेफोर्ड क्रिप्स
और एवी एलेक्जेंडर, ये 3 आदमी कैबिनेट मिशन में शामिल थे। कैबिनेट मिशन इसलिए कहा गया कि इटली सरकार के एक कैबिनेट के सदस्य थे, इसलिए इसको कैबिनेट मिशन कहा गया। एक चीज ध्यान रखिएगा कि ये जो कवायद अंग्रेज कर रहे थे, ये पूरी तरह से ये दिखलाने के लिए कर रहे थे कि हम कैसे कैसे भारतीयों को क्या करते हैं, राजकाज में माहिर कर रहे हैं, समझा बुझा रहे हैं। लेकिन उनकी छिपी योजना यही थी कि भारत कम से कम 2, 3, 4 खंड में तो जरूर विभाजित हो जाए। कैसे, क्यों, वो इतिहास का विषय, बस सिर्फ आपको ध्यान बताने के लिए बता दिया। तो ये था हमारा संविधान सभा के गठन की कहानी। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस ने आधिकारिक रूप से कब मांगा? 1935 में। पंडित नेहरू 1938 में क्या कहते हैं कि वयस्क मताधिकार के आधार पर चुनी हुई संविधान सभा के द्वारा होगा, हालांकि हुआ ऐसा नहीं। और पंडित नेहरू यानी कि भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के मांग को सैद्धांतिक रूप से अगस्त प्रस्ताव में ब्रिटिश सरकार ने माना। क्रिप्स मिशन ने कहा कि भाई एक कैबिनेट मिशन तो आपका, संविधान सभा तो आपका होगा, लेकिन वो युद्ध के बाद बनेगा और उसमें मुख्य रूप से भारतीय सदस्य होंगे। बस यही युद्ध के उपरांत और मुख्य रूप से भारतीय सदस्य होंगे। इन 2 मांगों के आधार पे कांग्रेस ने उसे ठुकरा दिया। लेकिन कैबिनेट मिशन की संस्तुतियों के आधार पे एक संविधान सभा की योजना बनी। हालांकि कैबिनेट मिशन के भी मांग को भी लगभग भारतीयों ने नहीं माना, वो फेल नहीं हो गया, लेकिन फिर भी हम संविधान सभा पढ़ रहे हैं तो भारतीय संविधान सभा का गठन कैबिनेट मिशन के संस्तुतियों के आधार पे हुआ। कैबिनेट मिशन में कौन कौन सदस्य थे उसको हमने बताया, आपको ध्यान रखना। प्रधानमंत्री कौन थे वो ध्यान रखिएगा, भारत के वायसराय कौन थे वो बताइएगा, मैंने बीच में बोला था। अब देखते हैं संविधान सभा जो गठित हुई उसकी कहानी। अब देखते हैं भारत के संविधान सभा को। देखिए, भारत में जो संविधान सभा थी वो 2 बार बनी, या उसमें कुछ चेंज हो गया। प्रथम बार जब कैबिनेट मिशन के संस्तुतियों पर प्रथम बार पूरे भारत के लिए एक संविधान सभा बनी। दूसरी बार जब आज़ादी हो गई, मतलब बंटवारा जब हो गया, तो फिर भारत के जो संविधान सभा थे उसको फिर क्या कह सकते हैं, पुनर्गठन किया गया। हालांकि आंशिक रूप से ही किया गया। तो ये दोनों स्थितियों को हम देख लेते हैं। परीक्षाओं में प्रश्न पूछे जाते हैं, खास करके ग्रुप बी के एग्जाम में, पीसीएस के एग्जाम में बहुत जम के इससे प्रश्न पूछे जाते हैं, और आपको कहीं कन्फ्यूजन नहीं हो, ये आपको ध्यान रखना। तो सबसे पहले देखते हैं, जब कैबिनेट मिशन बना और कैबिनेट मिशन ने कुछ संस्तुतियां प्रस्तुत की तो उसमें कुछ बातें तय की गई। इन्हीं बातों से संबंधित प्रश्नों को सबसे पहले समझ लेना। भारत वाला जो बना, यानी कि जो आज़ादी के बाद बनी, वो साधारण चीज़ थी, उसको मैं बता दूंगा। लेकिन जो कैबिनेट मिशन बना तो उसने कुछ बातें की कि भाई भारत की जो संविधान सभा होगी वो इस प्रकार से फॉर्मेट होगी, इस तरह से बनेगी, और उसमें क्या क्या इंपॉर्टेंट है उसको देख लेते हैं। तो संविधान सभा की कुल सदस्य संख्या 389 गठित की गई। कितनी गठित की गई? 389। 389 करने के पीछे यह था कि प्रत्येक 10 लाख पर एक आदमी को जोड़ा गया, यानी कि कहा गया कि संविधान सभा में जो एक प्रतिनिधि होंगे वो तत्कालीन भारत के 10 लाख लोगों का प्रतिनिधित्व करेंगे। उस समय भारत की आबादी 40 करोड़ थी, 40 करोड़ के आसपास थी, तो 40 करोड़ को 10 से भाग दे दीजिए, उतना ही सदस्य संख्या इतना आ रहा। तो यह समझ में आ गया कि 389 क्यों है, 379 क्यों नहीं है, 399 क्यों नहीं है, 400 क्यों नहीं है, 500 क्यों नहीं है, 389 ही क्यों है? क्योंकि प्रत्येक 10 लाख पर एक सदस्यों का चुनाव रखा गया या प्रतिनिधित्व रखा गया, और ये 10 लाख का जो पैमाना था वो ब्रिटिश भारत और देसी रियासत सबको मिला करके था। ऐसा नहीं था कि देसी रियासतों को अलग दे दिया गया और ब्रिटिश भारत को अलग दे दिया गया। ब्रिटिश भारत कहने का मतलब वो प्रांत जहां पे ब्रिटिश का सीधा सीधा शासन था। देसी रियासत वैसे प्रांत जहां पे देसी राज्य ब्रिटिश के अधीन शासन किया करते थे। तो 389 निर्धारित की गई। कितना निर्धारित किया गया? 389। समझ में आ रहा है 389 क्यों? इसमें से, यानी कि जो 389 था उसमें से 296 यानी कि 296 सदस्य ब्रिटिश भारत से आने थे। कहां से आने थे? ब्रिटिश भारत से। और 93 सदस्य देसी रियासत से आने थे। तो 296 और 93 जोड़िए, कितना होता है? 389 होता है, हो जानी चाहिए, जोड़ के देखिए। ठीक है, तो अब यहां पे समझ लीजिए कि जो 296 सदस्य ब्रिटिश भारत से आने थे उसमें कैसे बंटवारा था।
जो ब्रिटिश भारत से आने वाले सदस्य 296 थे, उसमें 292 सदस्य 11 प्रांतों से आने थे। कहां से? 11 प्रांतों से। तत्कालीन ब्रिटिश भारत में 11 प्रांत थे, याद रखें। और 4 कमिश्नरी या आयुक्त वाले क्षेत्र थे। कमिश्नरी आयुक्त वाले क्षेत्र किसको कहेंगे? जिसे आज हम यूटी कहते हैं। बात समझ रहे? वही उस समय 4 थे। कौन कौन थे? मैंने उस सबका नाम लिख रखा है। पहला था अजमेर मारवाड़, दूसरा था कुर्ग जो कर्नाटक में है, तीसरा था दिल्ली और चौथा था बलूचिस्तान। ये 4 कमिश्नरी क्षेत्र थे, आयुक्त क्षेत्र थे। यहाँ आयुक्त रहते थे और यहाँ से भी एक एक सदस्यों को रखा गया। तो इस प्रकार से ब्रिटिश भारत में 296 सदस्य थे, 292 प्लस 4। अब कहिए कि श्रीमान इसका क्या औचित्य है? उचित मैं बताता हूँ। परीक्षाओं में पूछेगा कि निम्न में से कौन सा कमिश्नरी या आयुक्त क्षेत्र नहीं था या था जहां से संविधान सभा में सदस्य चुने गए? ऑप्शन रहेगी अजमेर मारवाड़, कुर्ग, बलूचिस्तान, दिल्ली, अंडमान निकोबार, लक्षद्वीप। अब आपको चुनना है कि उसमें कौन था कौन नहीं था। इस चीज़ को ध्यान रखेंगे, परीक्षाओं में प्रश्न यहीं से बनते हैं। तो मैंने इसलिए नाम लिख रखा है ताकि आपको गड़बड़ी नहीं हो, परीक्षाओं में जब पूछें और सीधा करते हैं। 93 सदस्य देशी रियासत से, 296 सदस्य ब्रिटिश भारत से। ब्रिटिश भारत में 292 11 प्रांतों से, 4 आयुक्त या कमिश्नरी क्षेत्रों से, और 4 क्षेत्र कौन कौन थे मैंने लिख दिया। अब जो बंटवारा हुआ था समस्त भारत की जो जनता, चूंकि हो गया कि भाई 296 प्लस 93 सदस्य आएंगे, तो जो बंटवारा हुआ था कि कैसे प्रतिनिधि होंगे, हम प्रतिनिधियों का जो ऊपरी सामूहिक बंटवारा कर रहे हैं किस प्रकार से कर रहे हैं। तो इस पूरे भारत की जनता को 3 भागों में बांटा गया। समस्त भारत की जनता को, यानी कि ब्रिटिश भारत की जनता को 3 भागों में बांटा गया। याद रखिए, देशी रियासतों को नहीं उन्होंने बांटा था, ब्रिटिश भारत के समस्त जनता को उन्होंने 3 भागों में बांटा था। पहला हिंदू, दूसरा मुसलमान और तीसरा सिख। ये आपसे पूछेगा कि जो कैबिनेट मिशन के संशोधनों के आधार पर जो संविधान सभा बनी थी, उसमें जो बंटवारा हुआ था सर्वसाधारण जनता का, उसमें कौन सा वर्ग शामिल नहीं था? पारसी, सिख, मुसलमान, हिंदू, इसको करके ऐसे करके प्रश्नों को पूछता है, इसको ध्यान रखना। तो 3 ही थे, कौन कौन? हिंदू, मुसलमान और सिख। देखिए, इसके पीछे उनका रणनीति यही था कि वो तीनों वर्गों को में इतना बंटवारा जरूर चाहते थे ताकि यहाँ बाल्कन प्लान उनका जो है सक्सेस हो जाए। हालांकि भारतीय राजनीतिज्ञों ने उनकी इस सातिराना चातुर्य को समझ लिया और उसे कहीं ना कहीं रोकने का बहुत प्रयास किया, फिर भी 2 भाग में तो देश बट ही किया। खैर, वो बात की चीज़ है। अब ध्यान रखिए कि जब 292 सदस्य जो चुनने वाले थे, मतलब ये जो 292 सदस्य 11 प्रांतों से आने वाले थे, इनका चुनाव अप्रत्यक्ष, याद रखिए, इनका जो चुनाव हुआ, यानी कि संविधान सभा के लिए ब्रिटिश भारत से आने वाले जो सदस्य थे, इनका चुनाव प्रांतीय विधायिका, यानी कि जो 11 प्रांत में विधायिका थी, उनके द्वारा अप्रत्यक्ष प्रणाली से हुआ। किस प्रणाली से हुआ? अप्रत्यक्ष प्रणाली से हुआ। किससे हुआ? अप्रत्यक्ष प्रणाली से। किसके द्वारा? प्रांतीय विधायिका के द्वारा। यानी कि ये जो सदस्य थे वो जनता के द्वारा सीधे नहीं चुने गए थे। भारतीय संविधान सभा के जो सदस्य थे वो जनता के द्वारा सीधे नहीं चुने गए थे, इन्हें प्रांतीय विधायिका के सदस्यों ने चुना था। और वो जो प्रांतीय विधायिका के सदस्य होते थे उनका चुनाव सीमित मताधिकार के आधार पर हुआ था, सार्वभौमिक वयस्क मताधिकार के आधार पर नहीं हुआ था। प्रश्न यहीं से बनता है कि भारतीय संविधान सभा के सदस्य चुने गए थे किनके द्वारा? तो प्रांतीय विधायिका के द्वारा, जनता के द्वारा नहीं चुने गए थे। प्रांतीय विधायिका के सदस्यों का चुनाव कैसे हुआ था? तो सीमित मताधिकार के आधार पर हुआ था। किसके आधार पर हुआ था? सीमित मताधिकार के आधार पर। संविधान सभा के सदस्यों का नहीं, प्रांतीय विधायिका के सदस्यों का। और इसके साथ जो देशी रियासत थे वो अपने 93 सदस्य अपनी इच्छा अनुसार भेज सकते थे, यानी कि उनका कोई मतलब नहीं था, जिसको निर्देशित कर देंगे वही आएंगे। तो ये था कहानी कैबिनेट मिशन के तहत 389 जो सदस्य आने वाले थे उनके चुनाव की। कौन थे, कैसे थे, किस प्रकार से, ये कहानी उसकी थी। अब देखते हैं इसके आगे की राम कहानी को, एक नजर लेकिन फिर भी इसको देख लिया जाए। अब देखते हैं भारत के संविधान सभा के गठन की कहानी को। तो कैबिनेट मिशन के संस्तुतियों पर भारत में
संविधान सभा के लिए चुनाव हुआ। मैंने बताया कि कितने सदस्य थे, कहाँ कहाँ से कौन थे, किस प्रकार से थे। यह जो चुनाव हुआ जुलाई एवं अगस्त महीना 1946 में हुआ। इसको याद रखिएगा, जुलाई अगस्त 1946 पूछता है तो ध्यान रखेंगे। जो 296 यानी कि 292 प्लस 4 के जो कुल चुनाव होना था उसमें कांग्रेस ने बाजी मार ली, 208 सीट जीत गया। लीग को महज 73 यानी कि 73 सीट मिला और बाकी 15 सीट बच जाता है शायद। 15 सीट जो था वो अन्य को खाते में चला गया। किसके खाते में चला गया? अन्य मतलब छोटी छोटी पार्टियां थी, उनको एक एक सीट मिल गया। अब यहां पे ध्यान रखिएगा कि सबसे बड़ी पार्टी कौन थी? कांग्रेस, 208 सीट, और लीग को 73 सीट मिला। लीग जो था यहां पर सीधे सीधे हार गया। इसी से खींच को मिटाने के लिए उन्होंने प्रत्यक्ष कार्यवाही दिवस मनाया था। उनको पता था कि यदि हम ऐसा नहीं करेंगे तो हम इस राजनीतिक रेस में नहीं रह पाएंगे। हालांकि उसमें और भी कारणें जुड़ी हुई थी, मैंने सिर्फ आपको ध्यान रखने के लिए चीज़ों को बताया कि कैसे राजनीतिक पार्टियां जो होती हैं वो अपने राजनीति में जीवित रहने के लिए कृत्यों को करती हैं जब वो सामान्य रूप से हारने लगती हैं। तो कांग्रेस सबसे बड़ा पार्टी बन गया। अब यहां पे याद रखिएगा कि तत्कालीन समय में जो कांग्रेस थी वही बहुत बड़ी पार्टी थी और कांग्रेस में सभी विचारधारा के लोग घुले मिले थे। कुछ दक्षिणपंथी भी थे, कुछ वामपंथी भी थे, कुछ वैसे पंथी भी थे जिन्हें इन दोनों में नहीं रखा जा सकता है, और कुछ उदार बुद्धिजीवी भी थे। यानी कि तत्कालीन जो कांग्रेस था लगभग सभी विचारधाराओं की और सभी प्रकार के समुदायों का प्रतिनिधित्व करता था। हालांकि जनता का बंटवारा अंग्रेजों ने मुख्य रूप से 3 रूपों में ही किया, लेकिन जब संविधान सभा का चुनाव हुआ और भारत में भारतीय संविधान सभा गठित हुई तो उसमें भारत के सभी बड़े समुदायों का प्रतिनिधित्व मिला। उसमें पारसी भी थे, जैनी भी थे, आदिवासी भी थे और वैसे जनसमूहों के लोग भी थे जो उस समय की या कभी भी सीधे सीधे क्या कह सकते हैं, सरकार के नज़रिए से या समाज के नज़रिए से ऊपर नहीं दिख रहे थे या नहीं थे। कहने का तात्पर्य है कि समस्त भारत के जन समुदायों का प्रतिनिधित्व उस संविधान सभा में मिला। बात समझ रहे? अब जब चुनाव हो गया तो चुनाव से संबंधित एक चीज ध्यान रखिएगा कि संविधान सभा का चुनाव वयस्क मताधिकार के आधार पर नहीं हुआ था। भारत की जो संविधान सभा थी आंशिक रूप से चुनी हुई एवं आंशिक नामांकित थी, यानी कि आंशिक चुना हुआ था और आंशिक नामांकित थे। परीक्षाओं में ही पूछता है कि भारतीय संविधान सभा थी, पहला चुनी हुई, दूसरा नामांकित, तीसरा वयस्क मताधिकार के आधार पर चुनी हुई, चौथा आंशिक रूप से चुनी हुई, आंशिक रूप से नामांकित। तो इसको ध्यान रखिएगा कि भारत की जो संविधान सभा थी आंशिक रूप से चुनी हुई थी और आंशिक रूप से नामांकित थी। अब चुनाव हो गया तो प्रथम बैठक 9 दिसंबर 1946 को हुआ जिसमें लीग ने भाग नहीं लिया था। यानी कि प्रथम बैठक जो हुआ था संविधान सभा का उसमें मुस्लिम लीग ने भाग नहीं लिया। सभा के सबसे वरिष्ठ सदस्य डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा को इसका अस्थायी अध्यक्ष बने। देखिए सदस्य मैंने लिख दिया, अध्यक्ष बने थे। अस्थायी अध्यक्ष, अस्थायी अध्यक्ष का मतलब कि सिर्फ उस दिन के लिए या अगली बैठक के लिए, जब तक कि अस्थायी अध्यक्ष नहीं चुने जाते हैं। डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा को 9 दिसंबर 1946 को अस्थायी अध्यक्ष चुना गया और उस दिन कुल 211 सदस्यों ने भाग लिया था। अब कहिए कह रहे श्रीमान चुनाव तो 296 के लिए हुआ, कहानी आप बता रहे हैं 389 का, भाग ले रहे हैं 211। तो एक चीज ध्यान रखिएगा कि लीग तो भाग लिया नहीं, 73 तो ऐसे ही घट गए। इसके अलावा जो देशी रियासत थे तत्कालीन समय में अनिर्णय की स्थिति में थे। उन्हें समझ में नहीं आ रहा था कि आखिर हो क्या रहा है, कभी भारत, कभी पाकिस्तान, कभी बंटवारा, कभी एक, हम किसको सदस्य भेजें, ये संविधान सभा करेगी क्या, किस प्रकार की चीज़ों को करेगी। इन सब के कारण देशी रियासतों के लगभग प्रतिनिधि नहीं पहुंच पाए थे। तो जो कांग्रेस वाले थे और जो कुछ लोग थे वही सब मिल करके बैठे और 211 सदस्य उस दिन प्रेजेंट हुए। ये पूछता है तो इसको ध्यान रखेंगे।
सबसे ज्यादा पूछेगा अस्थायी अध्यक्ष और प्रथम बैठक। लीग ने भाग लिया था कि नहीं लिया था? तो लीग ने भाग नहीं लिया था, यानी कि 3 क्वेश्चन सिर्फ आपको यही एक से पूछेगा। कालांतर में यानी कि 11 दिसंबर को डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद संविधान सभा के अध्यक्ष बने। कब बने? 11 दिसंबर को। और डॉक्टर एच.सी. मुखर्जी एवं वी.टी. कृष्णमाचारी सभा के उपाध्यक्ष बने, यानी कि संविधान सभा के एक अध्यक्ष थे और 2 उपाध्यक्ष थे। बात समझ रहे हैं? एक अध्यक्ष थे और 2 उपाध्यक्ष थे। उपाध्यक्ष कौन कौन थे? पहले थे एच.सी. मुखर्जी और दूसरे थे वी.टी. कृष्णमाचारी। ये दोनों उपाध्यक्ष थे और डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद सभा के अध्यक्ष थे। 13 दिसंबर 1946 को पंडित नेहरू ने उद्देश्य प्रस्ताव रखा। कब रखा? 13 दिसंबर को, और जिसे 22 जनवरी 1947 को सर्वसम्मति से स्वीकार कर लिया गया। उद्देश्य प्रस्ताव से कुछ प्रश्न हमेशा पूछे जाते हैं। पहला कि उद्देश्य प्रस्ताव किसने रखा? तो पंडित जवाहरलाल नेहरू ने। कब रखा? 13 दिसंबर 1946। कब स्वीकृत हुआ? 22 जनवरी 1947। और प्रस्तावना का मूल आधार क्या था? तो उद्देश्य प्रस्ताव, यानी कि उद्देश्य प्रस्ताव जिसे पंडित जवाहरलाल नेहरू ने रखा था वही संविधान की प्रस्तावना का मूल आधार था। और उद्देश्य प्रस्ताव लाने का मूल काम ये था कि हम ये उद्देश्य लेकर के बैठ रहे हैं कि हमारा भावी संविधान कैसा होगा, हमारा भावी संविधान कैसा होगा, इसीलिए उद्देश्य को लाया गया और जिसे 22 जनवरी 1947 को सर्वसम्मति से स्वीकार कर लिया गया। एक चीज ध्यान रखिएगा कि 13 दिसंबर को लाया गया, 22 जनवरी को क्यों स्वीकार किया गया? तो उस समय जो कुछ सदस्य थे जिसमें बाबा साहब सब वगैरह भी थे कि बोले कि देखिए ऐसा है कि जब तक मुस्लिम लीग आ करके नहीं बैठती है तब तक उद्देश्य प्रस्ताव को स्वीकार न किया जाए, ताकि जो चीजें हैं हम लोग मिल बैठ के उसको कर सकें। तो ये था आपका जो चुनाव हुआ और उस जो प्रथम बैठक हुई, उद्देश्य प्रस्ताव आया उससे। अब यहां पर डबल एंट्री। पहला, जब बंटवारा हुआ तो संविधान सभा का पुनर्गठन, और दूसरा इसके सबसे बड़े खिलाड़ी बाबा साहब की एंट्री। बहुत इंटरेस्टिंग कहानी। अब देखते हैं बंटवारे के बाद संविधान सभा को। देश बंट गया माउंटबेटन योजना के तहत। जब बंटवारा हुआ तो संविधान सभा का पुनः गठन किया गया। उसके बाद जब देश बंटा तो बहुत सारे सदस्य पाकिस्तान चले गए, तो पश्चिम बंगाल एवं पूर्वी पंजाब में पुनः चुनाव हुए और फिर पुनः क्या कहते हैं भारतीय संविधान सभा का पुनर्गठन किया गया। तो जब परीक्षाओं में आपसे पूछे कि भारतीय संविधान सभा का पुनर्गठन किस योजना के बाद हुआ, तो माउंटबेटन योजना के बाद हुआ। माउंटबेटन योजना के तहत जब देश बंटा तो सदस्यों की संख्या 299 रह गई, 299। फिर पहले कितना था? 389। अब कितने रह गए? 299। इस 299 में 296 प्रांतों से एवं 3 कमिश्नरी क्षेत्रों से। जब भारत बंट गया तो कौन कौन कमिश्नरी क्षेत्र थे? दिल्ली, कुर्ग एवं अजमेर, मारवाड़। परीक्षाओं में पूछेगा, मैंने पहले भी बताया था, इसको ध्यान रखिएगा। इसके बाद 70 सदस्य जो थे वो देशी रियासतों के प्रतिनिधि थे। पश्चिम बंगाल एवं पूर्वी पंजाब में चुनाव हुए। एकदम सीधा सीधा फैक्ट बात है, परीक्षाओं में पूछे, याद रखिएगा कि जब देश का बंटवारा हुआ और संविधान सभा का पुनर्गठन किया गया तो सदस्यों की संख्या कितनी रह गई? तो 299। ब्रिटिश भारत से कितने आने थे? तो 229, जिसमें 226 प्रांतों से 3 कमिश्नरी क्षेत्रों से। कौन कौन कमिश्नरी क्षेत्र थे? दिल्ली, कुर्ग एवं अजमेर। देशी रियासत किनको भेजने थे? 70। चुनाव कहां हुए? पश्चिम बंगाल एवं पूर्वी पंजाब, चूंकि बंटवारा तो हिंदू भौगोलिक क्षेत्रों का हुआ था। तो यह इस तरह से माउंटबेटन योजना के तहत ये आया। इसके साथ ही माउंटबेटन योजना के तहत यह अधिकार भी दिया गया था संविधान सभा को कि आप ब्रिटिश पार्लियामेंट के द्वारा बनाए गए किसी भी कानून को निरस्त कर सकते हैं, खत्म कर सकते हैं। ये इंपॉर्टेंट चीज है, इसको ध्यान रखिएगा। अब कहानी बाबा साहब की। मैंने पहले भी बताया कि बाबा साहब की कहानी पढ़ लेंगे। तो देखिए मैंने कहानी को लिख रखा है ताकि आप एक बार नोट कर लें, बार बार देख भी सके। डॉक्टर B.R. अम्बेडकर जो थे वो पहले बॉम्बे से चुनाव लड़े, हार गए। संविधान सभा के लिए डॉक्टर B.R. अम्बेडकर पहले बॉम्बे से चुनाव लड़े, हार गए। अब हार गए तो बहुत विचित्र स्थिति हो गई। कालांतर में मुस्लिम लीग की सहायता से पूर्वी बंगाल में, यानी कि अब वर्तमान में बांग्लादेश और तत्कालीन समय में बंगाल महाप्रांत में एक जगह थी
जिसका नाम था जयपुर खुलना या जयपुर कुलना बोला जाता है, जो भी कह सकते हैं, जयपुर खुलना या जयपुर खुलना नामक क्षेत्र से, जो अभी वर्तमान में मैंने बंगाल महाप्रांत था उसको पूर्वी कर दिया ताकि आपको ध्यान रखे, चुने गए। और यह चुनाव उनका मुस्लिम लीग की सहायता से हुई, यानी कि इस चुनाव में मुस्लिम लीग ने उनकी सहायता की। परीक्षाओं में पूछता है कि बाबा साहब अम्बेडकर जब मुंबई से हार गए तो फिर कहाँ से चुने गए, तो बंगाल से चुने गए थे। हालांकि भारतीय संविधान सभा में बाबा साहब अम्बेडकर जो सदस्य थे वो बम्बई से थे। अब कहिए कि अरे भाई कन्फ्यूजन वाला बात कैसे बोल रहे हैं, तो देखिए भारतीय संविधान सभा पहले बनी मिला करके, भारत पाकिस्तान सब मिला करके, जब पुनर्गठन हुआ तब फिर अलग हो गई। तो अब कहानी पुनर्गठन की, तो ये बाबा साहब हारे और जयपुर खुलना से बने, यह संविधान सभा के पुनर्गठन से पहले की कहानी थी। जब संविधान का पुनर्गठन हुआ, यानी कि जब बंटवारा हुआ, तब पुनः बॉम्बे से एम.आर. जयकर जो थे संविधान सभा के सदस्य थे, उनको हटा करके फिर बाबा साहब को वहां से लाया गया। और ये सारी कहानी बी.एन. राव के कहने पर हुई। बी.एन. राव संविधान सभा के संवैधानिक सलाहकार थे और भारतीय संविधान सभा में सबसे तेज तरार और ज्ञाता आदमी में थे। बाबा साहब के बाद यदि कोई था तो बी.एन. राव ही थे। बी.एन. राव को क्या कह सकते हैं, बी.एन. राव जो थे वो संयुक्त राष्ट्र में भारत के राजदूत भी थे, अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय में जज भी रहे और बहुत बड़े न्यायविद भी थे और साथ ही ICS अधिकारी थे। और इसके अलावा उन्होंने भारत के साथ साथ बर्मा के भी संविधान का प्रारूप तैयार किया था, ड्राफ्ट तैयार किया था। याद रखिए भारतीय संविधान का जो प्रारूप था बी.एन. राव ने ही तैयार किया था। बाबा साहब अम्बेडकर की जो प्रारूप समिति थी सिर्फ और सिर्फ उस तैयार ड्राफ्ट को, यानी कि जो तैयार प्रारूप तैयार हुआ था उसे अनुमोदित किया था। हालांकि चीजें जुड़ी गई थी लेकिन अनुमोदित किया था। दोनों बाबा साहब अम्बेडकर और बी.एन. राव एक दूसरे के बहुत मुरीद थे, दोनों ज्ञानी थे, दोनों एक दूसरे के ज्ञान की क्या कह सकते हैं सीमा को जानते थे, ज्ञान की जो उत्कृष्टता थी उसको जानते थे, दोनों एक दूसरे को बहुत इज्जत करते थे। राजेंद्र प्रसाद जो थे उन्होंने तत्कालीन जो बीजी खेर थे बॉम्बे के प्रधानमंत्री, उसमें प्रधानमंत्री का पद होता था, तो उनको कह के जयकर साहब को हटाया गया और बाबा साहब को लाया गया। तो ये था बाबा साहब का संविधान में एंट्री, प्रथम एंट्री, दूसरी एंट्री। इसको ध्यान रखेंगे, परीक्षाओं में पूछेगा। जब पूछे कि भारतीय संविधान सभा में बाबा साहब कहाँ से थे, तो मुंबई से। संविधान सभा में बाबा साहब मुस्लिम लीग की सहायता से कहाँ से जीते थे, तो पूर्वी बंगाल में जयपुर खुलना एक जगह थे, वहाँ से। राजनीति है, इस तरह की उठापटक चीज़ें चलती रहती हैं, उसको एक साइड रखिए। जो तथ्य है, जो फैक्ट है, उसको एक साइड रखिए। एक चीज हमने अलग से रख रखा है कि भारतीय संविधान सभा में संयुक्त प्रांत यानी कि वर्तमान उत्तर प्रदेश जिसको बोलते हैं उससे 55 सदस्य थे, मद्रास से 49 और बिहार से 36। ये क्रम है 55, 49 और 36। जब परीक्षाओं में पूछ दे कि आरोही या अवरोही क्रम में सजाएं तो इसको ध्यान रखिए। सबसे ज्यादा सदस्य जो थे वो कहाँ थे, संयुक्त प्रांत से थे, यानी कि भारतीय संविधान सभा में सबसे ज्यादा सदस्य संयुक्त प्रांत से थे। इसके अलावा भारतीय संविधान सभा में कुल 15 महिलाएं थी, जिनमें एकमात्र मुस्लिम महिला बेगम कडासिया एजाज रसूल थी। बेगम कडासिया एजाज रसूल, बेगम इनका नाम, असली नाम जो था वो बेगम कडासिया ही था। एजाज रसूल साहब से इनकी शादी हुई थी तो इनका पूरा नाम हो गया बेगम क्या था, बेगम कडासिया एजाज रसूल। ये एकमात्र मुस्लिम महिला प्रतिनिधि थी और टोटल यानी कि कुल 15 महिलाएं भारतीय संविधान सभा में आई थी, ये प्रतिनिधि के तौर पर थी। अब है संविधान सभा। माउंटबेटन योजना के तहत संविधान सभा को 2 अधिकार दिए गए थे। पहला कि वो संविधान बनाएगा और दूसरा कि वो विधायिका के तौर पर भी काम करेगा। तो जब संविधान सभा के तौर पर काम करता था तो राजेंद्र प्रसाद इसके अध्यक्ष होते थे, और जब विधायिका के तौर पर काम करता था तो जी.बी. मावलंकर इसके अध्यक्ष हुआ करते थे। इसको ध्यान रखेंगे। पूछ लेगा कि जब संविधान सभा विधायिका के तौर पर कार्य करती थी तो इसके अध्यक्ष कौन होते थे, तो जी.बी. मावलंकर।
संविधान सभा ने अपने जितने भी कृत्य किए थे 22 समिति बना करके किए थे, जिसमें 8 सबसे प्रमुख समिति थी, बड़ी समितियां थी, जिसमें सबसे बड़ी समिति थी प्रारूप समिति। अब प्रारूप समिति क्या थी, कैसी थी, किसमें कौन कौन शामिल लोग थे, इसके लिए मैंने अलग वीडियो बना रखा है, चूंकि वीडियो बहुत बड़ी हो जाती है तो दिक्कत होने लगती है। तो ये थी संविधान सभा की कहानी, उठने बैठने गिरने पछड़ने और बनने की। अब इससे संबंधित अन्य उन फैक्टों को देख लेते हैं जिससे आपको विभिन्न परीक्षाओं में पूछा जाता है। अब और बातों को देख लेते हैं जो हमारे संविधान सभा से संबंधित थी। तो देखिए, जब संविधान सभा बन गया और उसने कृत्य किए तो कुछ कृत्यों में शामिल था। क्या क्या था जो इंपॉर्टेंट है, परीक्षाओं में पूछता है। सबसे पहले इसने 1949 में राष्ट्रमंडल में भारत के सदस्यता का अनुमोदन किया, यानी कि 1949 में संविधान सभा ने भारत के राष्ट्रमंडल में आने जाने या बने रहने का अनुमोदन किया। बोला कि हाँ, हम राष्ट्रमंडल के सदस्य रहेंगे। राष्ट्रमंडल वैसे मंडलों को राष्ट्रों को कहा जा रहा था जो एक समय में ब्रिटिश के अधीन थे। दूसरा, 22 जुलाई 1947 को राष्ट्रीय ध्वज अपनाया गया। जब पूछे कि संविधान सभा ने राष्ट्रीय ध्वज कब अपनाया, तो 22 जुलाई 1947 को। 24 जनवरी 1950 को सभा ने राष्ट्रीय गीत राष्ट्रीय गान अपनाया एवं डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को राष्ट्रपति चुना, और 24 जनवरी 1950 को ही संविधान सभा की अंतिम बैठक हुई थी। प्रथम बैठक 9 दिसंबर 1946 और अंतिम बैठक 24 जनवरी 1950, इसको ध्यान रखेंगे। और इसी दिन राष्ट्रीय गीत अपनाया गया, राष्ट्रगान अपनाया गया और बाबू राजेंद्र प्रसाद जी को प्रथम राष्ट्रपति चुना गया। एक चीज ध्यान रखिएगा कि जब राष्ट्रपति चुने गए थे तो बहुत सारी चीज़ें आप सुनते समझते बात करते हैं, उनसे कोई मतलब नहीं है, वो सब फेसबुक व्हाट्सएप की बातें हैं। सीधी सी बात रखिएगा कि राष्ट्रपति डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद चुने गए थे और उन्हें संविधान सभा ने चुना था। संविधान पर 284 सदस्यों का हस्ताक्षर है, जिनमें प्रथम पंडित जवाहरलाल नेहरू का। कहा जाता है कि गलती से पंडित जवाहरलाल नेहरू ने प्रथम हस्ताक्षर कर दिया, जबकि कायदे से होना चाहिए था डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद का, लेकिन कुछ ऐसी घटना घटी या गलती हो गई या हड़बड़ी हो गई तो पंडित जवाहरलाल नेहरू ने उस पर हस्ताक्षर कर दिया। जब उन्हें आभास हुआ तो फिर राजेंद्र प्रसाद जी को बुला करके हस्ताक्षर करवाया गया, और संविधान सभा पर अंतिम हस्ताक्षर जो है वो फिरोज गांधी का। याद रखिएगा। संविधान बनाने में के लिए कुल 114 दिन बैठक हुआ, 166 बैठक हुआ, 16 नहीं 114 दिन 166 टाइम बैठक हुई। 2 साल 11 महीना 18 दिन और 64 लाख रुपया लगा। ये तो पिटी पिटाई बातें हैं, बार बार आप जानते होंगे समझते होंगे। मेनली ध्यान रखिएगा कि 284 सदस्य। अब कहिए कि अरे श्रीमान 299 सदस्य बने थे तो फिर 284 क्यों हुए, 15 सदस्य क्यों नहीं किए? तो 15 सदस्यों ने कुछ पहुंच नहीं पाए, कुछ ने जानबूझकर भी नहीं किया, जिनमें एक सबसे बड़ा नाम है मौलाना हसरत मोहानी का। मौलाना हसरत मोहानी जो थे बहुत बड़े लीडर थे, लेखक थे, विचारक थे, और उन्होंने संविधान में पर हस्ताक्षर नहीं किया। संविधान सभा के सदस्य भी थे और उन्होंने हस्ताक्षर नहीं किया। उन्हें बहुत बार मनाया गया, B.R. अम्बेडकर ने मनाया, सरदार पटेल ने मनाया, पंडित जवाहरलाल नेहरू ने कहा, राजेंद्र प्रसाद जी ने कहा कि आप साइन कर दीजिए, उन्होंने नहीं किया। कहा कि ये जो संविधान बनी है वो हमारे स्वतंत्रता के आंदोलन में लिए गए संकल्पों के आधार पर नहीं बनी, यह गांधी के उन आदर्शों से प्रेरित नहीं है जिसकी बात उन्होंने की थी। ये संविधान मजलूमों की, किसानों की, वंचितों की बात नहीं करता, इसलिए मैं इस पर हस्ताक्षर नहीं करूँगा। याद रखिए, आपने इनकलाब जिंदाबाद का नाम सुना होगा। ये हसरत मोहानी वही थे जिन्होंने ये नारा दिया था। ठीक है। अब देखिए, जो फैक्ट सबसे ज्यादा पूछता है कि 26 नवंबर 1949 को संविधान आंशिक रूप से लागू हुआ। कैसा लागू हुआ? आंशिक रूप से, जिसमें नागरिकता, चुनाव इत्यादि जैसे कुल 16 अनुच्छेद लागू हुए। देखिए, अधिकतर जगह आप समझ पढ़ते होंगे 15 नहीं, टोटल 16 अनुच्छेद लागू हुए थे। और कौन कौन थे? 5, 6, 7, 8, 9, 60, 324, 366, 367, 379, 380, 388, 391, 392, 393 एवं 398
394 ही एक घोषणा कर रहा था कि आमुक आमुक चीजें इस डेट को लागू होंगी और आमुक आमुक चीजें इस डेट को लागू नहीं होगी। यानी कि 394 खुद भी उस दिन लागू हुआ। इसलिए बहुत बार कंफ्यूजन होता है, ध्यान रखिएगा। टोटल 16 अनुच्छेद कौन कौन थे, मैंने इसको लिख रखा, आप इसको नोट कर लेंगे, परीक्षाओं में पूछ लेगा कि निम्न में से कौन सा अनुच्छेद 26 नवंबर 1949 को लागू नहीं हुआ था। ध्यान रखेंगे। पूर्ण रूप से, यानी कि पूर्ण रूप से संविधान 26 जनवरी 1950 को लागू हुआ। अब कहिए कि भाई अंतिम बैठक 24 जनवरी को हुआ था, तो 26 जनवरी को काहे लागू किया, 24 को लागू कर देते। इसके पीछे भी एक ऐतिहासिक कारण था। ऐतिहासिक कारण था कि लाहौर अधिवेशन जो 1929 में हुआ था, उस समय जो युवा तुर्क थे, जिसमें सबसे बड़ा नाम पंडित जवाहरलाल नेहरू का लिया जा सकता है, और भी जो कांग्रेस के लीडर थे, इन्होंने संकल्प लिया था रावी नदी के तट पर 24 जनवरी 1930 को, 26 जनवरी, कब, जनवरी 26 1930 को, और स्वाधीनता दिवस या स्वराज दिवस मनाने का लक्ष्य लिया था। और तब से कांग्रेस जो थी प्रति वर्ष 26 जनवरी को स्वतंत्रता दिवस या स्वराज दिवस मनाती थी। लेकिन स्वतंत्रता तो 15 अगस्त को मिल गई, तो अब इस दिवस का क्या किया जाएगा, तो उसी दिवस को गणतंत्र दिवस में रख दिया गया। यानी कि एक पूरी कहानी थी गणतंत्र दिवस को 26 जनवरी मनाने की, जिसको ध्यान रखेंगे कहानी के रूप में भी और परीक्षाओं में जब पूछ दें तो उस रूप में भी। जब संविधान प्रारंभ हुआ तो संविधान के प्रारंभ होते ही दो चीजें खत्म हो गई। पहला भारत शासन अधिनियम 1935 और दूसरा भारतीय स्वतंत्रता अधिनियम 1947। ये दोनों को समाप्त कर दिया गया। ब्रिटिश की संसद से हमारा कोई वास्ता नहीं रहा, ब्रिटिश के सिस्टम से हमारा मतलब डायरेक्ट ब्रिटिश के सिस्टम से कोई वास्ता नहीं रहा। अब हम 26 जनवरी, यानी कि जब से पूर्ण संविधान लागू हुआ 26 जनवरी 1950 से हमें पूर्ण स्वाधीन संप्रभु देश के रूप में दुनिया के सामने आ गए, गणतंत्र के रूप में। आज़ादी 15 अगस्त को मिली, गणतंत्र के रूप में, पूर्ण स्वाधीन देश के रूप में, अपने शासन के लिए अपने बातों को रखते हुए अपने कानून बनाने वाले देश के रूप में 26 जनवरी 1950 को आ गए। तो ये थी कहानी संविधान की। हालांकि इसमें और भी बहुत सारे तथ्य हैं, बहुत सारी बातें थी। मैंने सारी बातों को अपने एक लेख में लिख रखा है, जिसका क्या कहते हैं लिंक जो है आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगी। आप वहाँ जाके पढ़ सकते हैं, देख सकते हैं, डाटाओं को उठा सकते हैं। फिर मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार।